वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज जिस वीडियो को मैं लेकर आई हूँ, आप सब जानते हैं कि एचपीएससी के पीजीटी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं फ्रॉम इन द मंथ ऑफ फेब, राइट। और केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। डेट तो अभी मेंशन नहीं है, पर दोनों का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो मैंने दोनों का सिलेबस डाउनलोड किया है और आज इस टॉपिक के बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, डैट इज़ इमर्जिंग ट्रेंड्स, ठीक है। देखिए क्या है ना कि इन्होंने हमें सिलेबस तो डिफ़ाइन कर दिया है, राइट। और जो हमें पीजीटी वालों को पढ़ाना है वो पढ़ाएंगे 11th और 12th को, ठीक है। तो सबसे बेस्ट रेफरेंस के लिए कि कौन सी बुक रेफ़र करें, कौन सी बुक रेफ़र ना करें, आप सबसे पहले क्या करिए कि एनसीईआरटी की वेबसाइट है, वहाँ पर इसी जो पढ़ाते हैं 11-12 को कंप्यूटर साइंस पढ़ाना है, उनकी बुक्स की पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से पढ़ें थ्योरेटिकल अपना कंसेप्ट, और फिर उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आज मैं आपको ना वैसे प्रोवाइड कर दूँगी लिंक, तो आप वहाँ से जाके ये सारी पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप पढ़ें और मेरे साथ भी आप ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो आज मैंने जो टॉपिक लिया है, जो कि ये एचपीएससी के सिलेबस में है, इमर्जिंग ट्रेंड्स चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 का ये चैप्टर है, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए इसमें जो है हमने टॉपिक देखा है, जब आप एचपीएससी का सिलेबस देखिए डाउनलोड कर लीजिए और उसको रख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। सिलेबस को देखते हुए ही हमें चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? देखिए हम सब ने सुना है कि गूगल नाउ है, या फिर सीरी है, या फिर एलेक्सा है। तो हम उनसे कोई भी बात बोलते हैं तो हमें ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। तो हम मशीन है, पर वो हमारे इंसान की तरह बात कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं। तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी कंसेप्ट पे वर्क करता है, ठीक है। बाकी मैंने अंडरलाइन कर दिया है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से, तो आप ये एक बार इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एआई जो है ना, जैसे हमें डिसीजन लेना है या फिर हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है एआई कंसेप्ट यूज़ होता है, ठीक है। हमारी नॉलेज होती है, उसी के बेसिस पर हम अपनी मशीनों से प्रॉब्लम सॉल्विंग काम करवाते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं मशीन लर्निंग पे, ठीक है। देखिए एआई एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के अंडर ही हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर ही हमारा मशीन लर्निंग सब पार्ट आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मशीन्स को ना हम इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि वो विथआउट हमारी हमारी नीड के बिना, हमारे कि डिस्टर्बेंस के बिना वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो उसे हम मशीन लर्निंग का कंसेप्ट कहते हैं, ठीक है। पहले हम उसको ट्रेन करते हैं कि किस तरीके से कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसे सॉल्व करना है, और उस बेसिस पे वो ट्रेन होता है और उस वर्क को करता है, ठीक है। अब हम आते हैं एनएलपी क्या होता है, ठीक है। एनएलपी जो होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। अब एनएलपी में क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि हम एक तरीके से, इसका जो मीनिंग होता है ये होता है कि दिस इज़ इंट्रैक्शन बिटवीन ह्यूमन कंप्यूटर, ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। जो हम बात बोलते हैं, जो हम अपने वर्ड्स बोल रहे हैं, वो किस तरीके से कंप्यूटर से इंटरैक्ट करेगा, किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उस चीज़ को यूज़ किया जाएगा। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए हमने कोई बात बोली, ठीक है, उस स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, मशीन। तो ये एनएलपी का कंसेप्ट है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यहाँ पर हम टेक्स्ट के साथ खेलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल जो होता है, जैसे कोरोना है, ठीक है, तो इसमें जो था, अब जो सारे टेस्ट होते थे वो एमसीक्यू के बेसिस पे होते थे। तो चैप्टर से किस तरीके से ऑटोमेटिक क्वेश्चन जनरेट होता है, ये भी एक एनएलपी का ही कंसेप्ट है, ठीक है। आपको एग्जांपल पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप जो है गूगल क्रोम में एक होता है वॉइस रिकग्निशन, राइट। तो आप वॉइस से बोलते हो और वो टेक्स्ट में प्लेस होता है, या हमें शो होता है, या हम गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है। तो वो एनएलपी का ही कंसेप्ट है, ठीक है। अब हम देखते हैं इमर्सिव एक्सपीरियंसेस।
देखिए इमर्सिव एक्सपीरियंसेस में क्या होता है, जो हम 3D वीडियोग्राफी, आजकल 3D पे बहुत सारी जो इमेज प्रोसेसिंग है वर्क हो रही है, ठीक है। 3D मीन्स 3 डायमेंशन में जो हम किसी चीज़ को देख सके एग्जैक्टली, ठीक है। तो जैसे हम वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं, ये सब में 3D का कंसेप्ट है इमर्सिव एक्सपीरियंस की। हमें ऐसा लगता है कि लाइक हम बैठे कहीं अपने घर पे हैं, पर हम एक्सपीरियंस करते हैं कि हम उस गेम में एंटर हो गए, वहाँ के प्लेसेस में, वहाँ के एरिया में, वहाँ की सिटीज़ में, ठीक है। तो यही हमारा इमर्सिव एक्सपीरियंसेस है। ये जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। एक होता है वर्चुअल रियलिटी, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पर्सन है, उसने हेडसेट लगा रखा है। और दूसरा होता है हमारा ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, ठीक है। देखिए जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये पर्सन है, इसने कुछ लगा रखा है, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है कि आपके पास एक डिवाइस का हेडसेट होता है, आप फिज़िकली वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते, आप घर पे हो या कहीं पे भी बैठे हुए हो, लेकिन आप उस इन्वायरमेंट को एक्सपीरियंस कर रहे हो, जैसे कि आप वहाँ पे प्रेजेंट हो, राइट। जैसे हम वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं, ठीक है। तो ये जो है कंसेप्ट एक तरीके से वर्चुअल रियलिटी का है, ठीक है। जैसे इंजीनियरिंग में, साइकोलॉजी में किसी भी प्रॉब्लम को हम अच्छे तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर हम उस इन्वायरमेंट में अपने आप को फील कर सके, राइट। सो अब सेकंड जो है हमारा है ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है। ऑगमेंटेड रियलिटी में ये देखिए, एक मिनट, हाँ ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, इसमें क्या होता है ना, देखिए इसमें क्या होता है कि ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है कि ये वर्चुअल का कंसेप्ट नहीं होता। जैसे आप मान लीजिए आप किसी मॉल में गए, ठीक है, ये मॉल है, यहाँ पे एक पर्सन इस मॉल की फ़ोटो ले रहा है, ठीक है। अब इस फ़ोटो में हम देख सकते हैं कि जैसे आप कुछ चीज़ें ऐड कर देते हो, जैसे देखो ये जो क्विड्स है, या फिर मैं यहाँ पर कोई इमेज, पिकाचू इमेज या फिर कोई भी फ्लावर की इमेज एडिशनली ऐड कर सकती हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा किस कंसेप्ट पे काम करता है, ऑगमेंटेड पे। हम वर्चुअली ही नहीं होता, चीज़ें एग्जैक्टली वही होती हैं, बस कुछ चीज़ें हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं रोबोटिक्स, ठीक है। रोबोटिक्स तो हम सब जानते हैं कि रोबोटिक्स में क्या होता है कि बेसिकली मशीन से हम अपना काम करवाते हैं, सो फॉर द मोर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ठीक है। क्या होता है कि एक काम होता है जो बहुत ही टायरिंग है, या फिर उसको बार बार रिपीटेडली हमें करना होता है, तो ऐसे काम हम रोबोट्स में पहले से यूजिंग दी एआई एंड मशीन लर्निंग हम उनके दिमाग में फिट कर देते हैं कि वो काम को बार बार कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मेडिकल साइंस में कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे नासा मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर, ठीक है, इसमें जो रोबोट को भेजा गया है टू स्टडी द मार्स, ठीक है। इसी तरीके से ड्रोन है, ठीक है। तो ये सब किस तरीके से डिलीवरी करना है, हेल्थ केयर, जियोग्राफी मैपिंग, ये सब में हम एआई हमारे रोबोटिक्स को भी एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारा नया टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक है बिग डेटा। देखिए बिग डेटा पे भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस आ सकता है इस टॉपिक से। क्या होता है ना कि देखिए अब जो है इंटरनेट आ गया है हर जगह, 4G 5G इंटरनेट है। आप बहुत सारी चीज़ें डेटा देखते हैं, बहुत सारे डेटा स्टोर करते हैं, बहुत सारे डेटा रिट्राइव करते हैं। तो इंटरनेट पे डेटा जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है, दिस इज़ कॉल्ड बिग डेटा। अब जाहिर सी बात है, जब डेटा बहुत ज़्यादा हो गया है तो कॉम्प्लेक्सिटी भी हो गई है। तो कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स कि डेटा इधर उधर स्कैटर है, ठीक है। और ये चीज़ें हमें ध्यान देने की डेटा एक अच्छे तरीके से स्टोर हो, उसको सर्चिंग प्रोसेस जो इजी हो। सो बिग डेटा पे बहुत सारे का कंसेप्ट आया है जहाँ पर हम इस पे डेटा पे वर्क करते हैं, ठीक है। चलें अब आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा। ये कई बार बहुत एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे फिगर भी बना हुआ है, क्या क्या वो क्वालिटीज़ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी और वैल्यू। ये डायरेक्ट ऐसा सवाल उठकर आता है कि इसमें से कौन सा जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बिग डेटा का, ठीक है। तो आपको ये 5 चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए अब उसके बाद हम देखते हैं डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द डेटा
टू ड्रॉ द कंक्लूजन अबाउट द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये डेटा एनालिटिक्स होता है, हम डेटा से कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालते हैं ताकि हम उस पर कुछ वो कर सकें, ठीक है। तो हम यहाँ पर डेटा को एग्जामिन करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद डेटा को एग्जामिन करने के लिए हम पाइथन जो है आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है, और पैंडा जो लाइब्रेरी है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। अब बाकी पाइथन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए, अब इंटरनेट ऑफ थिंग भी बहुत ज़्यादा आजकल डिमांड में है। क्या है कि इंटरनेट ऑफ थिंग क्या मीन्स व्हाट, देखिए जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, ये देखिए, ये देखिए, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग का मतलब क्या है। देखिए जैसे हम यहाँ पे एरोप्लेन है, कार है, ब्लूटूथ है, स्मार्ट वॉच है, माइक्रोवेव है, स्मार्टफोन्स हैं, एलईडीज़ हैं, हमारा होम है, कार्ट है, ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है कि जितनी भी हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको हम एक नेटवर्क पे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब नेटवर्क पे कनेक्ट करने से क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आप गर्मियों के दिन है, ठीक है, और आप घर आ रहे हैं, ठीक है। अब जब हम एसी ऑन करते हैं तो कूलिंग थोड़ी देर बाद स्टार्ट होती है, राइट। तो हम इस तरीके से अपने फ़ोन से कर दें कि एसी को कनेक्ट कर दें ओवर नेटवर्क, कि हम अपने ऑफिस से या फिर हम रास्ते में हैं, हम उस पर क्लिक करें और हमारा एसी 5 मिनट पहले ही ऑन हो जाए, राइट। सो हम कहीं पे भी रहें पर हम अपनी चीज़ों को यूजिंग द इंटरनेट एक्सेस कर पाएँ। और ये कैसे होता है, ये होता है यूजिंग दी आईपी। हर एक डिवाइस को नेटवर्क पे एक आईपी एड्रेस दिया जाता है, ठीक है। तो आईओटी भी बहुत ज़्यादा एक टेक्नोलॉजी है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे सीसीटीवी कैमरा हो गए, डोर लॉक्स हो गए, ऑटोमेटिक है, राइट। जैसे आप हैंड प्रिंट, फिंगरप्रिंट लगाएंगे तो डोर ओपन होंगे। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी आजकल आईओटी की कंसेप्ट है। अब वेब ऑफ थिंग्स क्या होती हैं, ठीक है। देखिए वेब ऑफ थिंग्स क्या होता है कि आईओटी के वजह से हम बहुत सारे डिवाइसेस को नेटवर्क पर कनेक्ट करते हैं, राइट। तो अब इतने सारे नेटवर्क पे कनेक्ट करने के लिए फिर हमें इतने सारे ऐप्स भी चाहिए होंगे कि हम एयर कंडीशन को मैनेज कर रहे हैं, हमने डोर लॉक कर रखा है, राइट। तो ये तो बहुत ज़्यादा क्लमजी हो जाएगा ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वेब ऑफ थिंग क्या करता है कि ये सारी फिजिकल डिवाइसेस को एक वेब पे लाकर कनेक्ट करता है, जहाँ से हम इन सारी डिवाइसेस को एक ही प्लेस से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सेंसर्स पे आते हैं, ठीक है। अब सेंसर्स की बात जो है क्या है कि देखिए सेंस करना, सेंस से पता है किसी चीज़ को सेंस करना, लाइक इनपुट लेना उसके बेसिस पे आउटपुट देना, ठीक है। अब इस सेंसेस का किस तरीके से हम एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे मान लें हमारे फ़ोन होते हैं, ठीक है। फ़ोन के पीछे कई फ़ोन के पीछे हमारा फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आता है, राइट, कि फिंगरप्रिंट से भी आप अपना ओपन कर सकते हैं। तो सेंसर, वहाँ एक सेंस लगा होता है, जैसे ही हम अपना फिंगरप्रिंट देते हैं वो सेंस करता है और हमारे फ़ोन को अनलॉक करता है, ठीक है। ये एक तरीके का सेंसर होता है। बाकी आप इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे हमारा डिस्प्ले होता है फ़ोन का, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चेंजेस होते हैं, तो ये भी किस तरीके से सेंस करता है, इसमें यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी मीन्स कि देखिए अब क्या है कि बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो गया, सिटी बहुत ज़्यादा में लोग बढ़ रहे हैं, डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो चैलेंजेस भी आई हैं, लाइक वाटर रिसोर्सेज, पॉल्यूशन, ट्रैफिक कंजेशन, है ना, और भी एक्सेट्रा। तो स्मार्ट सिटी का क्या है, देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारी सिटी जो है कनेक्टेड है यूजिंग द इंटरनेट, राइट। अब देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक आने वाला है, तो हम उसमें सेंसर्स लगा सकते हैं अर्थ के नीचे, जो हमें पहले ही बता दे कि हाँ अर्थक्वेक आने वाला है। तो इससे लोगों को पता चल जाएगा, लाइक फोन एक्सेट्रा डिवाइसेस। सो एवरीथिंग इज़ ऑन द इंटरनेट, राइट। हर चीज़ जो है वो द नेटवर्क है। स्मार्ट सिटी लाइक जैसे मान लें बारिश हो रही है, तो बारिश की पहले से ही हमें इंफॉर्मेशन आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से डिवाइसेस कनेक्टेड हों, तो ये एक स्मार्ट सिटी का हमें वो है, लाइक हमें एसएमएस के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें पता चल जाए। तो स्मार्ट टनल्स वगैरह बने यूजिंग द सेंसर्स, जैसे पावर प्लांट, जैसे हमें वाटर चाहिए, राइट। तो वाटर सेंस करे, ठीक है, हमारा जैसे इस सिटी में इस प्लेस में पानी हमारा हमने इतने कनेक्शन दे दिया तो ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो जाए। तो ये सब जो है स्मार्ट सिटी पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है, ठीक है। अब हम आते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग पे। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स व्हाट, क्लाउड
राइट। क्लाउड कंप्यूटिंग, तो क्लाउड पे चीज़ें रखी हुई, ठीक है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये है कि अब जैसे कि हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनेट हो गया, हार्डवेयर हो गया, कंप्यूटर और हार्डवेयर की डिवाइसेस की हमें ज़रूरत होती है अगर हर चीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं इंटरनेट से, ठीक है। तो क्या होता है कि क्लाउड इंस्टीड की हम हर एक पर्टिकुलर पर्सन हार्ड डिस्क खरीदे, चीज़ें खरीदे, हम क्या कर सकते हैं ज़्यादा, और हार्ड डिस्क तो कहीं कहीं ख़राब भी हो सकती है, तो हम क्या करते हैं कि मतलब हम मीन्स इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि एक जगह क्लाउड ओवर द नेटवर्क एक स्टोरेज एरिया बन जाता है जहाँ पर आप अपना डेटा सेव कर सकते हैं, जैसे आप डेटा रिट्राइव कर सकते हैं, बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। ये 2-3 प्लेसेस पे हमारा कनेक्ट हो जाता है, इसका बैकअप हो जाता है, ठीक है। तो आपको बार बार हार्डवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, या फिर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है क्लाउड एरिया रखती है, परचेज करती है, राइट। जैसे AWS के क्लाउड्स होते हैं और वहाँ पे आप अपने डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। आप बिजनेसेस वगैरह में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्लाउड सर्विसेज, ठीक है। अब क्लाउड सर्विसेज जो होते हैं इस पे एक मिनट। सो हम जो थे क्लाउड कंप्यूटिंग पे थे, राइट। तो क्लाउड क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, देखिए इससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि क्लाउड जो है कितनी टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, राइट। तो 3 तरीके की प्रोवाइड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो आपको ये तीनों चीज़ें पॉइंट्स जो है पता होनी चाहिए, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मतलब क्या होता है कि आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, तो हार्डवेयर से रिलेटेड होता है कि आप कहीं वर्चुअल मशीन या फिर स्टोरेज या बैकअप की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, या फिर आपको अदर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि यूजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, एक यूज़र जो है वो, देखिए जैसे यहाँ पे फ़ोन है, सर्वर्स हैं, डेस्कटॉप है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करेंगे तो वो यहाँ से हार्डवेयर को यूज़ कर सकता है जो क्लाउड पे रखा हुआ है, ठीक है। अपने लैपटॉप से क्लाउड पे कनेक्ट करके उस हार्डवेयर सर्विसेज को यूज़ कर सकता है, ठीक है। इसी तरीके से प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या होता है, देखिए एक मिनट, वेयर अ यूज़र कैन इंस्टॉल एंड एग्जीक्यूट एन एप्लीकेशन विदाउट वरिंग अबाउट द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेटअप। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होता है कि आप जैसे मान लीजिए आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, राइट, तो आप जो है उस सॉफ्टवेयर को क्लाउड से अपने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हो विदाउट मतलब यूज़ कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो क्लाउड पे। मान लें आपका वो MySQL या फिर पाइथन रखा और आपको उस वेब एप्लीकेशन को या फिर किसी एप्लीकेशन को यूज़ करना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे कि क्लाउड पे जाके लॉगिन करेंगे और उसको एक्सेस कर सकते हैं। आपको उसको पहले डाउनलोड करना और उसकी रिक्वायरमेंट को, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स को पहले पूरा करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप डायरेक्ट जा सकते हैं, उसको MySQL या कोई भी रिक्वेस्ट सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, राइट। अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या होता है कि देखिए विदाउट अ सब्सक्रिप्शन, देखिए SaaS प्रोवाइड ऑन डिमांड एक्सेस टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजुअली रिक्वायरिंग अ लाइसेंस और सब्सक्रिप्शन बाय द यूज़र, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें जो सॉफ्टवेयर क्लाउड पे रखे हुए हैं ना, डेली जो हम यूज़ करते हैं, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है ग्रिड कंप्यूटिंग, राइट। देखिए ग्रिड कंप्यूटिंग और इसमें क्या डिफरेंस होता है कि ग्रिड कंप्यूटिंग में डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड हैं ओवर द नेटवर्क, देख रहे हैं आप। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अ ग्रिड इज कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड एंड heterogeneous computational resources. Unlike cloud, whose primary focus is to provide service, grid is more application specific and create a sense of virtual supercomputer, ठीक है। पर्टिकुलर सर्विसेज लाइक यहाँ पे लैपटॉप कनेक्टेड है, फ़ोन है, डेडिकेटेड सर्विसेज हमें ग्रिड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ग्रिड कंप्यूटिंग में 2 टाइप्स होते हैं, डेटा ग्रिड और CPU या फिर प्रोसेसर ग्रिड, तो ये दोनों भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब उसके बाद ब्लॉकचेन भी आजकल 2019 से काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई है ब्लॉकचेन। देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, पहले जैसे हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, राइट,
जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, पेमेंट्स करते हैं, तो एक सेंट्रलाइज एक प्लेस पे जाके सारा ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री चीज़ें स्टोर होती थी। अब मान लीजिए ड्यू टू सम रीज़न अगर वो करप्ट हो जाए तो बहुत सारे इश्यूज होते थे और भी प्रॉब्लम्स होती थी, लाइक बीच में हैकर आ गया, आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या फिर आप मान लें कि आपका बैंक सर्विसेज में चला गया, मेंटेनेंस में चला गया है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन के थ्रू क्या हुआ कि ये एक डिसेंट्रलाइज शेयर डेटाबेस होता है, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज मतलब एक से ज़्यादा जगह हम यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को स्टोर करते हैं और यहाँ ब्लॉक्स के फॉर्म में ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती है। और अगर आपने एक बार कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर दी तो कभी भी फिर वो जो स्टोर होती है उसकी इन्फॉर्मेशन वो आप डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। और बाकी जो मेंबर्स इससे कनेक्टेड हैं वो भी इस इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो ब्लॉकचेन का कंसेप्ट है, यहाँ पर क्या हुआ ना कि ये जो डेटा जो एक जगह से दूसरी जगह मूव होता था, लाइक हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और बीच में हैकर आ गया, तो जो वो डेटा मूव हो रहा है ना वो इनक्रिप्टेड होता था, राइट। तो उसके वजह से हैकर वो चीज़ों को समझ नहीं पाता था। अब जैसे मान लें बैंक सर्विस नॉट अवेलेबल, बीच में मिडिल पर्सन बैंक आता है, तो ये ना डायरेक्ट 1-to-1 करता है, ठीक है। तो ऐसा है कि कई बार सर्विसेज नहीं अवेलेबल है, तो ये सब का भी प्रॉब्लम रिमूव हो गया यूजिंग द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। बाकी ये यहाँ पर इसकी समरी है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने चैप्टर कौन सा पढ़ा, यूजिंग दी, एक मिनट, कि हमारी इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो देखिए वक्त बहुत कम है और सिलेबस जो दिया हुआ है आप उसको डाउनलोड करें और जो एनसीईआरटी की बुक है उन्हीं को रेफर्स करते हुए पहले के थ्योरीज कंसेप्ट को पढ़ें और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, फिर मुलाकात होगी, तब तक टेक केयर, बाय बाय।